हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, हाउ कैन यू से दैट सर इलेक्ट्रिसिटी ये चीज़ है। जल्दी से बताओ, चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रिसिटी है, वही शुरू करने जा रहे हैं आज हम। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए यही बनता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आपका आंसर ये हो कि सर इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी यूज्ड इन डिफरेंट पर्पसेस सच एज फॉर बल्ब, फॉर फैन, एसी, कूलर, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आएंगे सभी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें पॉजिटिव जिन्हें हम प्रोटॉन्स कहते हैं, नेगेटिव जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, इनका ही फ्लो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। देखते हैं हम अभी आगे। हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें अपने अप्लायंसेस चलाने हैं। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी रिक्वायर फॉर दीज थिंग्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं यहाँ पे। आपके सामने कभी दो चीज़ें आई होंगी। एक मिनट, यहाँ पे देखते हैं। एक ऐसी चीज़ें होंगी जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट, मतलब आपको करंट लगता होगा कभी जब आप उसको टच करते हो, तो हम उनको बोलते हैं कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। और जिनमें से हमको करंट नहीं लगता उनको हम क्या बोल देते हैं, इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर क्या चीज़ होगी, which allow electricity to pass through them। मतलब ऐसी चीज़ें जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर सकती है, पास कर सकती है, उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। एंड इंसुलेटर क्या हो जाएंगे, विच does not allow electricity to pass through them। और जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उनको हम क्या बोल देते हैं, इंसुलेटर्स बोल देते हैं। अच्छा, मुझे जल्दी से ज़रा एग्जांपल्स बताओ, जल्दी से बता दो एग्जांपल्स। सबको पता है आयरन, कॉपर, है ना। इस इंसुलेटर के एग्जांपल्स बताओ। प्लास्टिक, वुड, तो ये सब क्या है, क्या होते हैं, इंसुलेटर। इनके अंदर हमारे करंट नहीं लगता है और इसमें हमको करंट लगता है। बोलो, क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को अच्छे से। तो ये डिफरेंस बहुत ज़रूरी है, आपको आना चाहिए। मेरा क्वेश्चन क्या था, अब कंडक्टर्स के पास में ऐसी क्या चीज़ है कि वो तो अलाउ कर रहे हैं, और इंसुलेटर के पास में ऐसी क्या चीज़ नहीं है कि वो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है। जल्दी से बता दो। ऐसी क्या चीज़ है कि जिसके कारण इसको तो हम बोल रहे हैं इंसुलेटर्स और इनको हम बोल रहे हैं कंडक्टर्स। ऐसा क्यों हो रहा है। तो आइए देखते हैं अभी। जल्दी से डेफिनेशन देखेंगे। अब ऐसी क्या चीज़ है इनके पास में, इलेक्ट्रॉन्स हैं भैया। कंडक्टर्स के पास में ऐसी क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ऐसी क्या चीज़ है,
मतलब इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, और प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स। ओके, तो क्या हो रहा है कि ये जो सर्किट है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमने कहा कि अब मटेरियल contains electrons, negative charge particles. In materials made of metals, the electrons are free to move and carry the electrical charge. This makes them good electrical conductors. मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर्स के पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी। हमको यहाँ से ये बात समझ में है। इंसुलेटर के पास में ऐसी क्या चीज़ नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं इंसुलेटर के पास में, तो हमने यहाँ पे लिखा है बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव सो दैट एनी इलेक्ट्रिकल चार्ज दिस मेक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं। एग्जाम्पल अभी हमने लिखे थे, आप वापस से लिख सकते हो। इंसुलेटर्स के वुड और प्लास्टिक, टायर्स, ये आपके सामने रबर, ये सब क्या है, इंसुलेटर्स हैं बेटा। क्या है, इंसुलेटर्स हैं। वाइल अगर मैं बात करूं कंडक्टर्स की, तो उनके एग्जाम्पल बता दीजिए जल्दी से, बिल्कुल जल्दी बताओ। आयरन, जिंक, कॉपर, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या हैं, कंडक्टर्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंडक्टर्स के अंदर क्या क्या होते हैं, एक तो इनके पास में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जिनको हम प्रोटॉन्स कहते हैं, और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इनका बिहेवियर कैसा होता है समझो, बहुत आसान भाषा में, कि जब भी जैसे मान लो दो पॉजिटिव पार्टिकल्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और दोनों ही नेगेटिव आ जाएं, तो इनके बीच में आपस में कैसा बिहेवियर रहेगा। तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, एक जैसी आइडियोलॉजी वाले लोग एक जगह पे बैठना पसंद नहीं करते हैं। तो जब भी दो सेम चार्जेस आएंगे हमेशा, तो ये हमेशा रिपेल होंगे बेटा। क्या होंगे, रिपेल होंगे। वाइल अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो आप अगर आपसे कोई बिहेवियर पूछे तो आप बिहेवियर आप आसानी से बता सकते हो कि सर ये बिहेवियर होता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। छोटी सी बात है, समझ में आ गई होगी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब चैप्टर की मेन शुरुआत है। ये हमने थोड़ा सा बेसिक पार्ट देखा, अब हम चैप्टर की मेन शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, समझो बेटा। हमने कहा, हमने बनाया एक सर्किट जिसमें ये क्या है, एक बैटरी है, ये मैंने कोई बल्ब लगा रखा है, ओके, और ये मैंने स्विच लगा रखा है बेटा, ठीक है। तो करंट क्या होता है, देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से पूरे सर्किट में घूम के आता है, इलेक्ट्रॉन्स जब पूरे सर्किट में घूम के आता है तो उसने कितना टाइम लिया है, एक इलेक्ट्रॉन ने पूरा सर्किट ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया है, एक चार्ज ने पूरा सर्किट ट्रेवल करने में जितना टाइम लिया है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं बेटा। क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। से तो बहुत आसान हो गई फिर, है ना। देखो बेटा,
पढ़ सकते हो आप। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फिजिक्स के अंदर जब भी रेट नाम का शब्द अगर आपको मिल जाता है, इस रेट का मतलब प्राइस नहीं होता है, इस रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ में। तो टाइम के साथ में द फ्लो ऑफ चार्जेस, कितने चार्जेस ने फ्लो किया एक कंडक्टर में, उसी को मैं क्या बोल देता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट बोल देता हूँ। बहुत इजी सी डेफिनेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक अब देखते हैं आगे, यहाँ पे होता है पॉजिटिव टर्मिनल, किसी भी बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स करंट कैसे मूव करेगा, पहले तो वो बता दो। करंट कैसे मूव करेगा? करंट हमेशा मूव करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप यहाँ पे मेरे मार्क देख सकते हो, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, मतलब ये डायरेक्शन किस चीज़ की हो गई, यहाँ से ये इस तरफ ऐसे जाएगा, नहीं यहाँ पे, यहाँ से इस तरफ, फिर यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ को हम अगर क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो अपोजिट, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक करंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं फिर से, कि इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के क्या होती है, अपोजिट। तो मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। मैंने कहा कि डायरेक्शन ऑफ करंट is from positive terminal to negative terminal. Okay, but the direction of मतलब electrons, the direction of electrons is from negative to positive। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है MCQ के लिए कि what is the direction of electrons in a circuit? The direction of electrons of the circuit is opposite to the direction of electric current, is opposite to the direction of electric current। बोलो क्या ये बात समझ में आई? अब आओ, इसके बारे में एक दो बातें और देखेंगे अपन। अब जो इलेक्ट्रिक करंट को है बेटा, उसको रिप्रेजेंट हमेशा करेंगे हम कैपिटल आई से। किससे रिप्रेजेंट करोगे? कैपिटल आई से। तो मैंने देखो डेफिनेशन में क्या कहा, चार्जेस फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यही क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया Q अपॉन T। यहाँ पे Q क्या है, यहाँ पे Q क्या है, चार्ज, कितना चार्ज, और T क्या है, टाइम। T क्या है, टाइम, Q क्या है, चार्ज। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? अगली बात जो ये आपको याद रखनी है वो इसकी SI यूनिट याद रखनी है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, इज एम्पियर, कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ओके, एम्पियर ने ही इनकी फाउंडेशन मतलब इस करंट को डिस्कवर भी किसने किया था, एम्पियर ने ही किया था। और उन्होंने अपने ही नाम के ऊपर क्या दे दी, अपनी SI यूनिट उन्होंने बना दी। बोलो क्या इतनी सी बातें समझ में आई? नेक्स्ट चीज जो हम याद रखेंगे, मीटर फॉर मेजरमेंट, कि कौन सा मीटर यूज किया जाता है
for measuring the current, that is ammeter. That is ammeter is used. अब ammeter के बारे में हमको एक बात हमेशा याद रखनी है कि ammeter is always used in series combination. ये मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन याद रखनी है जब भी ammeter की बात आए, जब भी एमीटर की बात आए तो हमको याद रखना है कि एमीटर को हम हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर लगाते हैं. हम आगे पढ़ेंगे क्यों क्या, सब कुछ आगे पढ़ने वाले हैं. बोलो क्या इतनी सी बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आई से. फॉर्मूला क्या है? चार्जेस अपॉन टाइम. क्यू क्या है? चार्ज. टी फॉर टाइम. ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर. मीटर फॉर मेजरमेंट. कौन सा मीटर यूज किया जाता है मेजरमेंट के लिए? दैट इज एमीटर. And ammeter is always used in series combination. बोलो क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अब इसमें एक क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लिख लो सारे बच्चे. डिफाइन 1 एम्पियर. क्वेश्चन क्या बना? डिफाइन 1 एम्पियर. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझो. हमने अभी आई का फॉर्मूला लिखा था Q अपॉन टी, याद होगा. एंड एम्पियर किसकी यूनिट है? इसकी. मतलब इसका आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए. आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए. तो भाई 1 कब आएगा? जब यहाँ पे 1 अपॉन 1 होगा. ये सर नो. जब यहाँ पे 1 अपॉन 1 हो, 2 अपॉन 2 हो, 3 अपॉन 3 हो, 4 अपॉन 4 ऐसा. ये सर नो. तभी आ सकता है, उसके अलावा तो पॉसिबल नहीं है 1 आना. हाँ या ना? मतलब 1Q अपॉन 1 सेकेंड टाइम. यस. अच्छा, मैं एक चीज़ और भूल गया. यहाँ पे एक और चीज़ लिखेंगे. SI यूनिट ऑफ Q, कूलॉम्ब. चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलॉम्ब होती है. ये मैं भूल गया था, अभी लिख लो. तो क्या हुआ? 1C इन 1 सेकेंड. टाइम की क्या होती है? हमेशा सेकेंड. तो मतलब जब एक सर्किट में से, मैंने एक सर्किट बनाया, इस सर्किट में से जब एक कूलॉम्ब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँचेगा 1 सेकेंड में, तो कितना इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा? 1 एम्पियर. कितना इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा? 1 एम्पियर जनरेट होगा. तो मैं क्या लिख सकता हूँ? व्हेन 1 कूलॉम्ब चार्ज passes through a circuit in 1 second, then 1 ampere current is produced. आई बात समझ में? 1 एम्पियर की सबसे इजी डेफिनेशन, कुछ रटना नहीं है, कुछ बात नहीं कर रहे हैं. हम सीधा कह रहे हैं कि जब एक कूलॉम्ब चार्ज एक सर्किट में से पास होता है 1 सेकेंड में, तो 1 एम्पियर करंट क्या हो जाती है? प्रोड्यूस हो जाती है. बोलो क्या ये बात समझ में आई? 1 एम्पियर समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार लगातार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन. सभी ध्यान से देखेंगे. अगली चीज़ देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है किसी को? 2 चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. समझो. मान लो यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा हुआ है. मुझे इस चार्ज को उठा के यहाँ पे प्लेस करना है.
इस चार्ज को यहाँ से उठाना है और इसको यहाँ पे प्लेस करना है। अब अगर मैं किसी भी चीज़ को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखता हूँ तो मुझे कौन सा फिजिकल काम करना पड़ेगा? मुझे सर काम करना पड़ेगा, आई हैव टू वर्क इट ना। इसको यहाँ से उठाया, मुझे वहाँ पे रखना है, तो मैंने फोर्स लगाया, कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, तो क्या हुआ? मेरा वर्क हुआ। मैंने ये काम किसके ऊपर किया है? मैंने ये काम किसके ऊपर किया है? किसी भी चार्ज के ऊपर किया है जो एटमॉस्फेयर में कहीं भी पड़ा हुआ है। तो अगर मैं कोई भी चार्ज उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रखता हूँ तो उसमें किया गया काम ही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोलो, क्या बात समझ में आई? तो देखो, द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यही मैंने बताया है भी। किसी भी एक चार्ज को उठा के फ्रॉम एन इन्फिनिटी टू एक पॉइंट में किया गया काम ही क्या कहलाएगा मेरे लिए? पोटेंशियल, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। अभी लिख लेना 2 मिनट। दूसरी चीज होती है पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर यही चीज इसके अंदर हो, किसके अंदर? किसी सर्किट के अंदर हो, तो मैं बोलूँगा यहाँ से एक चार्ज यहाँ से ट्रेवल करता हुआ और कहाँ पहुँच जाए? यहाँ पे पहुँच जाए। एक पॉइंट से ट्रेवल करके दूसरे पॉइंट पे पहुँच जाए, तो इसमें मैंने कितना काम किया उसी को मैं क्या बोलूँगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दूंगा। लेकिन सवाल है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमने क्लास 9th में एक चीज़ पढ़ी थी, लॉ ऑफ इनर्शिया। उस लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहना पसंद करता है, इट ऑलवेज रिमेन्स इन रेस्ट। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो हमेशा मोशन करना चाहता है। यस और नो? बात सही है? ये क्या अपने आप निकल जाएगा? सोच के देखो, क्या ये अपने आप निकल जाएगा? नहीं, इसको निकालना पड़ेगा ना मुझे यहाँ से, क्योंकि अभी कैसे में है? रेस्ट में है। अपने आप कैसे भागना शुरू कर दिया इन्होंने? अपने आप तो नहीं भाग सकते, मतलब किसने फोर्स लगाया? किसने फोर्स लगाया? इस बैटरी ने फोर्स लगाया, इस सेल ने फोर्स लगाया। किसने फोर्स लगाया है? इस सेल ने फोर्स लगाया है। तो इस चार्ज को मूव कराने के लिए मुझे कितना फोर्स लगाना, मतलब कितना वर्क करना पड़ेगा, उसी को मैं क्या बोलूँगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलूँगा। पढ़ो, द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ सर्किट और द एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट पर यूनिट। ये इतनी बात, अगर आप ये और तक नहीं, मतलब और तक भी लिख दोगे तो भी सही होगी। काम वही कर रहे हो। पोटेंशियल डिफरेंस में भी आप इन्फिनिटी से उठा के किसी पॉइंट के ऊपर आप लेके आ रहे थे, सेम काम यहाँ पे कर रहे हो। एक एंड से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप लेके जा रहे हो, तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा उसी को मैं क्या बोल दूंगा? बोलो, क्या बात समझ में आई अच्छे से? चलो तो जल्दी से लिख लो इसको, डेफिनेशंस लिख लो जल्दी जल्दी। ये वाली भी लिख लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी लिख लो। अब समझो,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट में मेज़र किया जाता है। मतलब वोल्ट क्या है, इसकी एसआई यूनिट है। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या थी, एम्पियर। वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है, वोल्ट है। इनको मतलब वोल्ट को डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर वोल्टा ने। किसने डिस्कवरी की थी, अलेक्जेंडर वोल्टा ने इसकी डिस्कवरी की थी। तो वोल्ट क्या हो गई, इसकी एसआई यूनिट। अब जरा फॉर्मूले को देखते हैं। हमने कहा कि वो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आपने कितना काम किया और कितने चार्ज पे किया, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोल देते हैं बेटा। क्या बोल देते हैं, वोल्ट बोल दे। तो बोलो क्या फॉर्मूला बनाने में कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक सो होने वाली है। अगली बात देखो, अब यहाँ पे ये W क्या है, सबको पता होगा, वर्क, और Q क्या है यहाँ पे, चार्ज। ठीक है, तो SI यूनिट ऑफ वर्क, जल्दी से कमेंट कर दो, SI यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है, जूल। क्या होती है, जूल। और वैसे ही SI यूनिट ऑफ चार्ज आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, क्या होती है SI यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम्ब। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में अपने को क्या याद रखना है, मीटर। कौन सा मीटर यूज़ किया जाता है नापने के लिए, तो हम लिखेंगे वोल्ट मीटर। और जब भी वोल्ट मीटर हम लिखेंगे, जब भी पढ़ेंगे, तो हमारे दिमाग में एक नाम आना चाहिए, दैट वोल्ट मीटर इज ऑलवेज यूज्ड in parallel combination। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज यूज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इतनी सी बातें वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बारे में आपको आनी चाहिए। क्या क्या आना चाहिए कि वोल्ट का डिस्कवरी किसने किया था, अलेक्जेंडर वोल्टा ने किया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज होगा। फिर हमने पढ़ा व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ वर्क डन, जूल। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज कूलम्ब। देन which device is used to measure electric potential or potential difference, that is voltmeter, and voltmeter is always used in parallel combination. Note it down. चले आगे। आओ, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है भाई साहब, फॉर RBSC कन्फर्म क्वेश्चन है, ध्यान से बहुत ही ज़्यादा इसको करना है। ठीक है, ओम्स लॉ। तो बेटा क्या हुआ, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था ओम। साइंटिस्ट का नाम क्या था, ओम। तो उन्होंने एक टेबल पे अपना सर्किट बना रखा था। तो वो बार बार कभी वो 2 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहे हैं, कभी 3 वोल्ट की, कभी 5 वोल्ट की, कभी 7 वोल्ट की, कभी 12 वोल्ट की, ऐसे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज यूज़ कर रहे थे। तो हुआ क्या, देखो ज़रा, और जब उन्होंने V और I, जब उन्होंने 2 वोल्ट की बैटरी ली, तो लेट से करंट आया 1.98। लेट से करंट कितना आया, 1.98। ठीक है, उन्होंने फिर से बैटरी को चेंज किया, अब की बार 3 वोल्ट की बैटरी, अब की बार करंट आया 2.97। 4 वोल्ट की बैटरी यूज़ की, तब करंट आया 3.96। 5 वोल्ट की बैटरी यूज़ की तो करंट आया 4.95। 7 वोल्ट की बैटरी यूज़ की तो आ गया मान लो 6.94।
इस टेबल से आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि आप जैसे जैसे वोल्ट को इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज हो रहा है। हाँ या ना? हो रहा है? बिल्कुल सर, करंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या इक्वली हो रहा है? सोच के देखो, क्या इक्वली हो रहा है? नहीं हो रहा है इक्वली। हम सबको दिख रहा है कि इक्वली नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि सर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। क्या कहा उन्होंने कि अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अगर बैटरी यूज़ करता हूँ, अगर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज यूज़ करता हूँ तो मेरा करंट भी डिफर होता है। और ये अगर मैं ये बढ़ा रहा हूँ तो मेरा आई भी बढ़ रहा है। अगर मैं मेरा V इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरा आई भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इक्वली इंक्रीज नहीं कर रहा। और साइंस के अंदर जब भी कोई चीज़ इक्वली इंक्रीज नहीं करती है लेकिन इंक्रीज करती है तब हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं V बढ़ाऊंगा तो मेरा I भी बढ़ेगा, लेकिन इक्वली नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा लेकिन इक्वली नहीं बढ़ेगा। ये मतलब होता है बेटा I का। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने देखो बहुत ही आसान लैंग्वेज में कहा कि द करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends provided that प्रोवाइड होना चाहिए, मतलब कंडीशन है कि टेम्परेचर और जो अदर फिजिकल जो कंडीशन है वो क्या रहे? हमेशा कांस्टेंट रहे। क्या रहे? कांस्टेंट रहे। अगर किसी भी मतलब अगर आप ये कंडीशंस कांस्टेंट रखोगे तो हमेशा V क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। अब कई बच्चे अगर सर मुझसे पूछते हैं अगर सर हम ये लिख दें तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबिलिटी होगी थोड़ी सी। कैसे? अब आप इसी टेबल को, जो हमने टेबल यहाँ बनाई है, इसी टेबल को अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे हम डिफरेंस पा रहे हैं। कम क्या चीज़ बढ़ रही है? करंट। वोल्ट तो प्रॉपर 1 से ही बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। आगे बात समझ में? इसीलिए अगर आप ये चीज़ लिखते हो तो ये चीज़ गलत होगी, हमेशा गलत होगी, कोई सही नहीं करेगा। द करेक्ट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बोलो क्या बात समझ में आई अच्छे से? तो हमने कहा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फिजिक्स में जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ जाता है बेटा। क्या आ जाता है? कोई ना कोई कांस्टेंट वहाँ पे जुड़ जाता है। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? R। कांस्टेंट क्या है? R है। R इज कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स। कि R क्या रहेगा किसी भी मेटल के लिए, किसी भी टेम्परेचर पर एंड प्रेशर, अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे R जो होगा वो क्या रहेगा? हमेशा फिक्स रहेगा। चेंज क्या हो सकते हैं? V और I हो सकते हैं। V और I चेंज हो सकते हैं। बोलो क्या ये चीज़ समझ में आ गई? अब इस R को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस R को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके। इस रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम। OM कोई नहीं लिखेगा, OHM, क्योंकि ये रूल किसने दिया था? ओम ने दिया था, इसीलिए इसकी SI यूनिट भी क्या है? ओम है। ये साइन इसका हम यूज़ करते हैं। देख लो एक बार, आई होप हो गया होगा। देख लो जल्दी से लिख लो।
अब पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ से R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू आई, यहाँ पे नीचे चला जाएगा तो V अपॉन आई हो जाएगा। ठीक है, हाँ। रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है रुकावट। रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है, रुकावट, रोकने वाला। मतलब कि सर्किट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो उसके अंदर फ्लो हो रहे इलेक्ट्रॉन्स को रोकेंगी, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। देन इट इज डिफाइंड एज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ मटेरियल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड इन ओम। जो किसको कर रही है, ओम में मेजर किया जाता है, और अपोज कर रही है इलेक्ट्रिक करंट का। इतनी आसान डेफिनेशन आपके लिए लेके आए हैं, जल्दी से लिख लो। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है ये डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। क्या करता है, अलग अलग, जैसे कि मटेरियल कौन सा है। मटेरियल मतलब आपने कौन सा मेटल ले रखा है। फॉर एग्जांपल मेटल हो या फिर नॉन मेटल हो, कुछ भी हो सकता है बेटा। मान लो कि मैंने एक बार तो लिया कॉपर, एक बार मैंने लिया आयरन सर्किट बनाने के लिए, एक बार मैंने लिया जिंक, एक बार मैं ले लूँ एल्यूमिनियम, एक बार मैं ले लूँ गोल्ड, एक बार मैं ले लूँ सिल्वर। अब जैसे जैसे मैं वायर चेंज करूंगा, वैल्यू ऑफ आई इज ऑल्सो डिफरेंट। मतलब जो करंट का वैल्यू होगा वो भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे मैं मटेरियल चेंज करूंगा वैसे वैसे। तो सर क्या सिर्फ मतलब मटेरियल पे करती है, नहीं बेटा। पहली चीज़ ये है, पहली चीज़ तो क्या है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। सेकेंडली डिपेंड करती है उसकी लेंथ पे। किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पे। एंड थर्ड करती है एरिया पे। तो कोई भी रेजिस्टेंस है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेंथ, मटेरियल एंड एरिया। एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब हिंदी में आसान भाषा में मोटाई। कितना मोटा वायर है उस पर डिपेंड करेगा। तो मैंने कहा कि जो आर होता है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। अब मटेरियल तो है नहीं, लेकिन दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ एंड एरिया। जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितना ज़्यादा लेंथ होगा रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमने कहा कि आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे मैं लेंथ बढ़ाऊंगा मेरा आर का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जितना जितना मैं पतला वायर लूँगा, जितना पतला, ये होता है बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है, इन्वर्सली। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं ए का वैल्यू इंक्रीज करता हूँ तो मेरा आर का वैल्यू डिक्रीज होता है, और अगर ए का वैल्यू मैं डिक्रीज करता हूँ तो आर का वैल्यू मेरा बढ़ता है। इन्वर्सली उल्टा होगा, एक को बढ़ाऊंगा तो दूसरा कम होगा, एक को कम करूंगा तो दूसरा बढ़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं एक को बढ़ाऊंगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और कम करूंगा तो कम भी होगा। बोलो क्या बात समझ में आ गई? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आया? ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं जितनी मोटाई को कम करूंगा
जितना पतला वायर लूँगा रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पतला अगर होगा तो R का वैल्यू क्या आएगा, ज़्यादा आएगा बेटा। और अगर मैं मोटा वायर लूँगा तो मेरा R क्या हो जाएगा, कम। बोलो क्या इतनी सी बात समझ में आई? तो यहाँ से मैंने एक फॉर्मूला निकाला कि मैंने कहा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। मैंने आपको अभी अभी बताया है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो कुछ ना कुछ क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट यहाँ पे होता है रो। क्या होता है बेटा, रो। इस साइन को बोलते हैं रो। साइन का नाम क्या है, रो। और ये रो क्या होती है बेटा, रेजिस्टिविटी होती है। मतलब किसी भी मटेरियल की प्रतिरोधकता, मतलब उसको अपोज करने की कैपेसिटी, उसकी प्रॉपर्टी ही क्या कहलाएगी, रेजिस्टिविटी कहलाएगी। रेजिस्टेंस करने की प्रॉपर्टी को ही मैं क्या बोल देता हूँ, रेजिस्टिविटी बोल देता हूँ। देखो, रेजिस्टिविटी रो इज डिफाइंड एज the intrinsic property of a material that measures how strongly it opposes the flow of electric current. बोलो क्या बात समझ में आई? इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदरूनी, मतलब उसकी खुद की। क्या होता है, उसके खुद की प्रॉपर्टी। लिख लो, ये भी लिख लो, 1 मिनट। फिर ये चीज लिख लो सेकंड पे। फिर उसके बाद में ये लिखोगे, अब एक डिवाइस होता है जिसे हम बोलते हैं रियोस्टेट। क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है, एक टाइप का, ये मान लो इसके अंदर यहाँ पे ऐसे वायर्स लगे रहते हैं, बहुत सारे। अब इन वायर्स का अपना अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। तो मतलब एक ही चीज़ के ऊपर बहुत सारे वेरिएबल ऑफ रेजिस्टर्स हैं क्या, यस और नो? तो हमने कहीं यही कहा है, अ रियोस्टेट ऑल्सो नोन एज वेरिएबल रेजिस्टर is an electric component used to control the flow of electric current in circuit by changing the amount of resistance। अलग अलग टाइप के वायर्स का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, हमको पता है। और ये एक डिवाइस में होते हैं और उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। काम क्या है, ताकि हम अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल कर सकें, ये इसका काम होता है। बुक के अंदर रियोस्टेट नाम दे रखा है, इसीलिए ये क्वेश्चन आ सकता है। अब आधा चैप्टर और बचा है, ये आधा चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया है। इसके हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि आई होप नेक्स्ट वीक तक मैं डाल दूँगा। तब तक के लिए सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।